बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 11 सितंबर 2024 बुध का दिन है और आज का दिन पाकिस्तान की 3 हाई कोर्ट से 3 बड़े और दबंग बल्कि टक्कर के फैसले आए हैं, जिनमें पेशावर, इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर आज अपनी पोजीशन वाजे कर दी है। इस सब के अंदर एक तरफ तो यह डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब पार्लियामेंट का ऑपरेशन जो शबखून मारा गया, ऑपरेशन रद्दुल पार्लिमान किया गया, पार्लिमान का तकद्दुस पामाल हुआ, यह सब कुछ अब नून लीग के गले का फंदा बन चुका है। अहम मुअत्तलियां हो गई हैं शहर इक़्तिदार में और ना चाहते हुए भी इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर खिलाड़ी जो हैं वो फतह याब हो चुके हैं और नून लीग को अब मुंह की खाना पड़ रही है। इसके साथ ही साथ हमारी आज की इस वीडियो का एजेंडा नंबर 3 वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने सिस्टम को हिला कर रख दिया है। बहुत एक्सक्लूसिव और अंदर की खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से बहुत बड़ा क्लेम और एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो भी हो चुका है। सारी की सारी खबरें आपके सामने रखते हैं, लेकिन इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पर बात करना जरूरी है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर इस वक्त कहां है और वो अभी तक मंजर आम पर क्यों नहीं आए। मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि अली अमीन गंडापुर को एज सून एज पॉसिबल मंजर आम पर आकर खुद चीजों की वजाहत कर देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जितने मुंह उतनी बातें और बहुत से लोग जो हैं और बिलखुसूस ऐसे सहाफ़ी जो खुद को तर्जुमान का दर्जा देते हैं वो तो यहां तक कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर के साथ बहुत ज्यादती हुई, बहुत सख्त दिन गुजारा एंड ऑल ऑफ दैट। यहां पर वैसे मैं आपको अंदर की कहानी ये बता देता हूं कि पेशावर के वजीर आला हाउस में कल जो पीटीआई केपी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था उसकी अंदरूनी कहानी सुन लें जरा। ये बता रहे हैं कि अरकान ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर से सवाल किया कि कल शब आप कहां थे, तो जिसके जवाब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सरकारी हुकाम के साथ मीटिंग थी, कल रात किसी ने जबरदस्ती मुझे नहीं बिठाया और मामूल का इजलास था, लेकिन ड्राइवर्स की वजह से राब्ता ना हो सका। जलसे में जो खिताब किया मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा, ना ही मैं माफी मांगूंगा। और अरकान असम्बली जो है उन्होंने ये बात कही कि हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपके मौक़िफ़ में आपका साथ देंगे और इजलास में यह फैसला हुआ कि आइंदा जलसों में इससे भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। असम्बली फ्लोर पर रोजाना 5 अरकान की जानिब से वफाकी हुकूमत और सरकारी हुकाम के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा, यानी एवरीडे एक तकरीर जो है उसका गुस्सा उतारने के चक्कर में इन्होंने अली अमीन गंडापुर वाला जो भी मामला बना उसके जवाब में इन अक्लमंदों को दाद दे कि अब रोजाना केपी असम्बली से 5 तकरीरें जो हैं वो ऐसी होंगी जो इनके ऊपर बिजलियां बनकर गिरेंगी। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि एजाज सैयद साहब शाहजेब खानजादा के शो में आकर कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने एक इदारे के दफ्तर में तकरीर पर माजरत की और माफी मांगी। अब ऐसी तो कोई चीज अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई, बट आई थिंक अली अमीन गंडापुर को खुद आकर, जराए नहीं, अली अमीन गंडापुर को खुद आकर मंजर आम पर सारी बातें जो है वो क्लियर कर देनी चाहिए, ताकि इस तरह की चहमगोइयां जो है वो फौरी तौर पर खत्म हो जाए। अब जरा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा हैं और मेरी कोशिश है कि कम से कम वक्त में अभी तक की तमाम डेवलपमेंट्स में आपके सामने रख दूं। इस वक्त सबसे अहम तरीन चीज ये हुई है कि जो पीटीआई के एमएनएस गिरफ्तार हुए हैं ये इनके लिए गले का फंदा बन चुके हैं और जाहिर बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस के साथ जो हुआ, अब एक तरफ तो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी तमाम तर गिरफ्तारियां कानूनी हुई, एसओपीज के मुताबिक हुई, कोई सबूत नहीं मिल रहा कि पार्लिमान के अंदर से गिरफ्तारियां हुई। मैं अंधा था भाई, मैं गवाऊं ना, मैं चश्मदीद गवाऊं कि ये सारे बंदों को मैं अंदर मिल के आया, दी ओनली जर्नलिस्ट जो पार्लियामेंट के अंदर गया जब ये सब अंदर महसूर थे, और उसके बाद पीछे वाले दरवाजे से आप पार्लिमान के अंदर से गिरफ्तार करके ले गए, मेरे साथ और साफी थे। यानी अब इस तरह की चीजें तो नहीं चलेंगी। पार्लिमान पर शब खून मारा गया है, पार्लिमान का तकद्दुस तो पामाल हुआ है। अब इस सब में गवर्नमेंट जो है आप ये देख लें कि ख्वाजा आसिफ एंड द लाइक्स ऑफ हिम वो इसे डिफेंड कर रहे हैं, ऑल्दो बाकी कोई सियासी जमात इसे डिफेंड नहीं कर रही। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक जो है उन्होंने मजबूरन मरता क्या ना करता ना चाहते हुए भी तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार एमएनएस के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं और मिनिस्टर गौर साहब ने यह कंफर्म किया है कि तमाम गिरफ्तार एमएनएस जो हैं वो कल ऐवान में आएंगे, यानी कल अब ऐवान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस आएंगे। इसके साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली ने सार्जेंट एट आर्म्स जो है उनको 4 माह के लिए मुअत्तल किया है, 3 जूनियर असिस्टेंट्स भी मुअत्तल कर दिए गए हैं और ये मुअत्तली 4 महीने तक होगी। लेकिन नाज़रीन इकराम आप ये देखें कि ये चीज़ें ऐसी होती नहीं है और अगर पार्लिमान पर इतना बड़ा शबखून मारा गया तो 4 महीने के लिए सस्पेंशन, खुदा का खौफ करें, ऐसे होता है। ये पार्लिमान का तकद्दुस है और आपने स्केप गोट जो बली का बकरा होता है वो इन बेचारों को 2 3 4 बंदों को बना के आपने बड़े मगरमच्छों को बचा लिया है।
लेकिन बेसिकली जब आप साथ मिले हुए हो, हमें हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। तो पीटीआई के एमएनएस जो है वो एक तो कल अब आ रहे हैं जी प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर कौमी असम्बली में, और आकर जो मरवत गरजेगा बरसेगा, जैन कुरैशी आएगा, बाकी सारे आएंगे, तो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते क्या होगा। वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट की कॉज लिस्ट जारी हुई है। जैन कुरैशी, शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम, शुएब शाहीन का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ केस जो है, जो कि 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कल दिया गया। मैं उसी अदालत में मौजूद था और इनके जज्बे बुलंद थे, मतलब उनके चेहरों की मुस्कुराहट इस निज़ाम को की तबाही की नवीद थी कि भाई ये निज़ाम अब नहीं टिकेगा, और लोग मुस्कुरा रहे हैं एमएनएज और पार्लियामेंटेरियंस गिरफ्तारी के बावजूद। जज्बा जज्बा जो होता है ना वो बहुत बहुत ऊपर की चीज होता है। अब यहां पर यह हुआ है नाज़रीन कराम कि इन्होंने जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत है उसके फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, और यह केस जो है अब कल डिवीजन बेंच समाअत के लिए मुकर्रर कर चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल बेंच कल 12:30 बजे इस केस की समाअत करने जा रहा है, तो यह भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब जरा आ जाते हैं नाज़रीन कराम, दो चीजें रह गई हैं हमारे आज की इस वीडियो के एजेंडे पर जो है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, जो 3 हाई कोर्ट से 3 बड़े खड़ाक हुए हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मौलाना फजलुर रहमान वाली रह गई। एक तो मैं आपको यह बता दूं कि पेशावर हाई कोर्ट से उमर अयूब, असद कैसर और जरताज गुल की 7 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। तो अब इन्हें गिरफ्तार करने के ख्वाब देखने वालों को तो खाक छाननी पड़ेगी। लेकिन उससे भी बड़ी अपडेट जो है वो सिंध हाई कोर्ट से आई है। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री पर FIA तहकीकात रोक दे, और इस हवाले से तमाम तर खबरों को पैमरा फौरी तौर पर रुकवाए। इंक्वायरी मौजूद जज को बदनाम करने की कोशिश है। इंक्वायरी सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार है। यूनिवर्सिटी सिंडिकेट को भी जजेस की डिग्री के खिलाफ इंक्वायरी का इख्तियार नहीं है। तो यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट जो काम कर रहा था वो काम उसका था ही नहीं, और अगर करना था, कार्रवाई करनी थी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में करें। और इस वक्त फौरी तौर पर FIA जो है वो अपनी तहकीकात रोके, और पैमरा जो है वो इस हवाले से तमाम तर खबरें जो चल रही हैं मीडिया के ऊपर, और जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को बदनाम करने के लिए जो कुछ भी इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रहा है, पैमरा फौरी तौर पर उसे रुकवाए, उसका सदेबाब करे। तो ये एक बहुत बड़ा हुक्म है। सिंध हाई कोर्ट का फैसला जो है आया है, और इसमें तहरीरी हुक्मनामे में वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ, इसकी और कोई वजह नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशरी है और मौजूद जज साहिब हैं उन्हें बदनाम। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी क्यों, वाई देखिए, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद के 3 हल्के, गल सारी दी सारी है, गल इत्थे मुक दी है ना, मतलब सबको समझ आ रही है, बच्चे बच्चे को पता चल रहा है। और ये 3 सीटें उड़ गई तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहीं का नहीं रहेगा, वो तो कहेगा मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। विफाकी दारुल हुकूमत की ही 3 सीटों में धांधला प्रोमैक्स साबित हो जाए तो आलमी दुनिया इसे किस तरह से देखेगी, आपके डिप्लोमैट्स किस तरह से देखेंगे, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स इसे किस तरह से देखेंगे, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। तो जाहिर बात है कि इस वक्त ये 3 हल्के जो हैं ये इनके गले में अटके हुए हैं, और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को दबाने के लिए, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम से रोकने के लिए, उन्हें धमकाने, उनका रास्ता रोकने, उनकी मौतली, हर तरह के हरबे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन डट के खड़े हैं जी इस्लामाबाद हाईकोर्ट, पूरी की पूरी डट के ही खड़ी हुई है। आपको पता है जस्टिस आमिर फारूक साहब चाहते ना चाहते हुए भी क्या कर सकते हैं। अब आते हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ। ये तो सिंध हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा आया ना, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बैठे हैं जी जस्टिस बाबर सत्तार, और यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि पीटीआई के एक एमएनए मुबीन आरिफ, उनकी PCL से नाम जो निकालने के हवाले से दरखास्त थी, उसमें बड़ी दिलचस्प बातें हुई। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया DG इमिग्रेशन पासपोर्ट से कि किस कानून के तहत आप इनके नाम जो है लिस्ट में डालते हैं। तो DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने कहा कि जी रूल नंबर 22 के तहत हम नाम इस लिस्ट में डालते हैं, और अदालत ने कहा कि ये विफाकी हुकूमत का दायरा इख्तियार है, आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सब के अंदर DG इमिग्रेशन ने कहा कि विफाकी काबीना ने इख्तियार तफवीज़ किया हुआ है, ये रूल में लिखा हुआ है, यानी ये इख्तियार तो उनका, लेकिन उन्होंने हमें दिया हुआ है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस बाबर सत्तार ने DG को हिदायत की कि अगर इस नतीजे पर पहुंचना कि आपका इख्तियार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके असरात होंगे। DG साहब तफसीली रिपोर्ट दें, इसलिए जवाब जमा कराना है, ध्यान से कराना, और केस की समाअत आगे मुलतवी कर दी है। और इस सब के अंदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PTI एमएनए मुबीन आरिफ की मुल्क वापसी पर उन्हें गिरफ्तारी से भी रोक दिया है। अब ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जाहिर बात है, लेकिन इससे भी बड़ा खड़ाक जो है वो लापता फैजान के केस में हुआ है। फैजान उस्मान की बाजियाबी के बाद पुलिस की जानिब से उसका बयान कलमबंद ना करने और उससे तफ्तीश ना करने पर जस्टिस बाबर सत्तार ने IG इस्लामाबाद को फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट तलब कर लिया, यानी कि वो बाजियाब हुआ और उसके बाद उसका बयान आप कलमबंद क्यों नहीं कर रहे, पूछे ना उससे किधर गया। अब जस्टिस बाबर सत्तार नहीं छोड़ते ऐसे मामला कि एक बंदा लापता था, दबंग काम किया, बंदा वापस आ गया, ठीक है जी केस डिस्पोज ऑफ, अल्लाह खैर सलाम। वो कहते हैं अब तेरा मामले की तय तक तो पहुंचो ना, हुआ क्या है। अब इस सब के अंदर IG साहब जो है वो पेश हुए और वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई। जस्टिस बाबर सत्तार केस की समाअत की उन्होंने, और इस सब के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि IG साहब क्या मेरे ऑर्डर में कोई अभाम था,
कि आपको समझ नहीं आई। तो इस सब के अंदर आईजी ने कहा कि जी कोई अभाव नहीं था, मैंने तमाम खुफिया इदारों से बात की, पीटीए और आईबी को तहरीरी तौर पर 2 नंबर्स के डाटा के लिए मैंने लिखा। और इस सब के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार ने आईजी इस्लामाबाद पर इजहार बरहमी किया और कहा कि जितनी हमारी जिम्मेदारी है उतनी ही इनकी भी जिम्मेदारी है जो वर्दियां पहनकर यहां बैठे हुए हैं। ये अदालत ने आईजी को कहा। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार ने आईजी इस्लामाबाद की रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। और इस सब के अंदर लापता फैजान उस्मान के वापस आने के बाद 6 दफा एसपी, तफ्तीशी, एसएचओ और उनके वालिद के पास गए। फैजान उस्मान से हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई, हमने एजेंसी से रब्ता किया। ये कह रहे हैं जी आईजी इस्लामाबाद की हमारी मुलाकात ही नहीं उससे करवा रहे। अब इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ट्विटर अकाउंट का पता लगाने के लिए पीटीए से हमारी मीटिंग हुई है। ये आईजी इस्लामाबाद ने कहा। तो इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि किसकी गाड़ियां थी ये आपने पता लगाना था, आपको क्या पता चला? आपकी एबिलिटी नहीं होती सच बोलने की। आप कह रहे हैं कि 17 साल वाला सच बोलेगा, मतलब ऐसे तो नहीं होता, वो 17 साल का बच्चा है। आप खुद पता करें ना वो किन गाड़ियों पे आया और ये सब कुछ। आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेड्स जो हैं मैं उनसे मिला हूं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस बाबर सत्तार ने जो सबसे बड़ा खड़ा किया वो ये है कि फैजान उस्मान की बाजियाबी के केस में उन्होंने कहा कि मगवी की वापसी पर केस खत्म नहीं हो जाता, लोगों को उठाकर ले जाते हैं, फैमिलीज को धमकियां दी जाती हैं और आपको लगता है कि ऐसे ही केस खत्म हो जाएगा। अब इस सब के अंदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तमाम हसास इदारों से मोबाइल नंबर और गाड़ियां ट्रेस करने से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। तमाम मुतल्लिका इदारे 7 दिनों के अंदर अंदर तफसीली रिपोर्ट अदालत को जमा करवाएं। और इस सब के अंदर अदालत ने फैजान उस्मान जो है उसे बेसिकली शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दिया। ऑल्दो फैजान उस्मान की वकील इमान मज़ारी ने कहा कि मुगवी शदीद ट्रॉमेटाइज्ड है, उसको फिलहाल शामिल तफ्तीश ना किया जाए। और इस सब के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि अदालत ये कह रही है कि मुगवी को अदालत के सामने पेश किया जाए। इस्लामाबाद पाकिस्तान का महफूज तरीन शहर है और इधर जो कुछ भी होगा उसके जवाब दे आप होंगे, आप एक तफसीली रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। यानी इस तरह नहीं होगा कि एक बच्चे को आपने उठा लिया और बस वो वापस आ गया तो अल्लाह खैर सला, ऐसे मैं नहीं होने दूंगा। आप फैजान उस्मान को मेरी अदालत में ले आए, अगर वो ट्रॉमेटाइज्ड है मैं अपने हिसाब से उससे सवाल पूछ लूंगा। और बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने फैजान उस्मान की बाजियाबी केस में आईएसआई, एमआई, आईबी, नेवल इंटेलिजेंस, एयर इंटेलिजेंस, एफआईए, एमआई के डायरेक्टर जनरल्स और सीटीडी पंजाब को फरीक बना दिया। 7 रोज में सबसे जवाब तलब कर लिया। किसी किसे फिर से सुन ले, आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस, नेवल इंटेलिजेंस, एयरफोर्स इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और इसके साथ ही साथ जो सीटीडी है और स्पेशल ब्रांच, सबको फरीक बना के कहा है कि जरा 7 दिन में जवाब जमा कराओ। ये करते क्या हो तुम लोग और तुम लोगों का तरीका है कार क्या है, तरीका है किस तरह से आप लोग गाड़ियां ट्रेस करते हैं। और ये मैं नहीं इस तरह बंद करूंगा केस। इससे पहले बहुत से लोग वापस आए, अहमद फरहाद वापस आया, जज साहब ने कहा ठीक है, खड़ा किया जस्टिस मुंसर अख्तर कहनी ने कहा ठीक है जी वापस आ गया, मैं उसके लिए मुश्किलात नहीं बनाता, ठीक है जी ये केस खत्म। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ऐसा करने नहीं जा रहे। और जस्टिस बाबर सत्तार चूंकि केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं और नजरिया जरूरत 0.1% जो है वो भी जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो है उन तक वो उसे खातिर में नहीं लाते। तो ये एक चीज जो है ये जरा आपने अपने जहन नशीन रखनी है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम एक और डेवलपमेंट ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब, क्योंकि इस वक्त आईनी तरमीम की बात हो रही है और उसमें मौलाना साहब एक मिसिंग पीस ऑफ दिस पजल है और अपोजिशन भी उन्हें अपनी तरफ रखने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट उन्हें बहुत सी ऑफर्स कर रही है और ये खबर आई कि जी मौलाना फजल रहमान के बेटे की कोई मुलाकात हुई, ये सब कुछ। अब इसमें नाज़रीन इकराम नईम अशरफ भट्ट साहब हैं, इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, एआरवाई के इन्वेस्टिगेशन सेल के हेड है जी, और ये कह रहे हैं कि जी मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं जो कि इस वक्त बड़े एक्टिव हैं, उनकी फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। मोहम्मद अली दुरानी ने इस सब के अंदर ये कहा कि बाज़ाब्ता तौर पर मोहम्मद अली दुरानी साहब ने अब ये स्टेटमेंट दी है कि हुकूमत जो है वो अब ये इम्कान ना रखे और किसी भी तरह से मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो हुकूमत के साथ नहीं मिलने वाले, यानी हुकूमत की उम्मीदों पर पानी। और कहीं ऐसा ना हो कि कादी साहब ने कल जो कबूल है एक्सटेंशन का कहा और अब मौलाना साहब की ये खबर अगर तो सच हो जाती है, क्योंकि इस मुल्क में कभी भी कुछ भी बदल सकता है। वैसे ये चीज़ आप याद रखिएगा कि इस मुल्क में कभी भी कुछ भी बदल सकता है, ये चीज़ कभी भी आपने इग्नोर नहीं करनी, दिस इज समथिंग टू रिमेंबर। लेकिन एज ऑफ वी स्पीक मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बिजलियां गिराई हैं हुकूमत के ऊपर और इस निज़ाम के ऊपर और इंक्लूडिंग मोहतरम काजी फाइज़ ईसा साहब। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।